So first of all, we will start from unit number 1, that is unified process and use case diagrams. दो चीजों को पढ़ना है, मतलब हमारी जो यूनिट है वो सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब पूरी यूनिट में आपको दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक तो ये है कि आपको यूनिफाइड प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, और दूसरा टॉपिक ये है कि आपको यूज केस डायग्राम पढ़ना है। लेकिन इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले हमें OOAD को समझना पड़ेगा कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो SDLC के साथ कंबाइन हुआ है। सबसे पहले हमें ये देखना है, राइट। और इसके लिए पहले हमें बेसिक्स को समझना होगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन जो है वो देखनी पड़ेगी। वैसे तो हमें का कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन फिर भी एक बार हमें उसको स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का प्री रिक्विजिट ही यही है। प्री रिक्विजिट मतलब कि कोई भी सिलेबस पढ़ने, ये वाला सिलेबस पढ़ने से पहले आपको कौन सा पुराना सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये दो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है जो आपको आने चाहिए, तो दोनों ही आपने पढ़ रखे हैं, राइट। हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कौन बताएगा व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? अंजलि म्यूट कर लो। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कौन बताएगा? मैडम जो क्लास को रिप्रेजेंट करे। ओके, समथिंग दैट रिप्रेजेंट क्लास। ओके, व्हाट एल्स? और क्लास से मतलब क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ओके, और इसके अलावा श्रेय? मैम इसके अलावा कैन यू गिव सम और ऑब्जेक्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड, हमें समझाने के लिए, या आप बता सकते हो? फॉर एग्जांपल मैम हमने क्लास बनाई है जिसमें वेरिएबल लिए है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर वेरिएबल लिया स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर। अगर हमें उसकी वैल्यू को फिल करना है तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, और डॉट ऑपरेटर के बाद जो वेरिएबल लिया है उसको लेंगे और उसमें एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट काम कैसे कर रहा है, मतलब हमारा ये काम पहले भी तो हो रहा था प्रोसीजर ओरिएंटेड में, हमने ऑब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्या बेनिफिट मिला ऑब्जेक्ट से हमको? मैम ऑब्जेक्ट एक तरीके से वेरिएबल बन जाता है क्लास का। तो अगर क्लास का नाम हमारा बहुत बड़ा है या ऐसा छोटा है तो उसको मतलब एक तरीके से इजी वे में करने के लिए ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। एनीबडी, कोई और भी बोल रहा था बीच में, मुझे किसी की आवाज आ रही थी श्रेया के अलावा? मैम ऑब्जेक्ट क्लास मेंबर्स और फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए भी यूज करते हैं ना, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है तो। जी हाँ जी। और ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्ट जो है लिखा तो है ही कि इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये तो ठीक है। लेकिन एक चीज आपको यदि सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में बताना है तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंड रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम और रन टाइम एंटिटी है। तो रन टाइम और रियल टाइम का मतलब क्या है, जैसे अभी श्रेया ने बताया आपको कि हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया और उस वेरिएबल में आपको वैल्यू डालनी है, तो आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ये कर सकते हो, राइट। तो सिमिलर मैनर में रन टाइम एंटिटी का मतलब यही होता है कि जब भी आप डिक्लेरेशन करते हो या जब भी आप उसकी डेफिनेशंस देते हो और जब आप उसको यूज में लेते हो, मतलब आप डिक्लेरेशन और डिफाइन उसको तभी कर रहे हो क्योंकि आपको उसको फ्यूचर में यूज में लेना है। तो जब भी आप उसको यूज में लेते हो तो चाहे वो कोई डेटा मेंबर्स हो चाहे वो कोई मेंबर फंक्शन हो, जैसे इन्होंने वर्ड वेरिएबल यूज किया, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स आर डेटा मेंबर्स। और हम जो फंक्शंस यूज करते हैं या हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो इनको यूज करने के लिए, मतलब इसको एक बार हमने डिक्लेयर करके डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसको फर्दर यूज करने के लिए आप क्या करते हो, आप किसका यूज करते हो, यू यूज एन ऑब्जेक्ट, आप उसमें ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक्सेस करने के लिए, मतलब मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स, इनको एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का। इसलिए ये रन टाइम एंटिटी है। और रियल टाइम एंटिटी क्यों है, बिकॉज
इट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। ये रियल वर्ल्ड में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। मैं बताऊंगी कैसे एग्जिस्ट करती है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, ये चीज भी आपको वैसे तो पता ही होगी कि जब भी क्लास डिफाइन करते हैं हम, तो उस वक्त वहां पर कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती है, ठीक है, नो मेमोरी इज अलोकेटेड। बट व्हेन इट इज इनिशिएटेड, मतलब जब उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो मेमोरी उस वक्त जरूर अलोकेट होती है फॉर एन ऑब्जेक्ट। मतलब आप जब क्लास करते हो, क्योंकि देखो हमने सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन कहाँ पढ़ा था, जब हम एरे की बात कर रहे थे, पढ़ा था आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में मेमोरी एलोकेशन। यस मैम। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने ये चीज पढ़ी है। एग्जैक्टली कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहले हमने मेमोरी पढ़ा था कि जब डेटा स्ट्रक्चर आया तब हमने देखा कि कैसे हम मेमोरी अलोकेट करते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलर मैनर में जब क्लास डिफाइन होती है तब कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती है उस क्लास को डिफाइन करने के लिए, पर जैसे ही उस क्लास में आप कोई ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो तो वहां पर मेमोरी अलोकेट हो जाती है। फिर जैसे मैंने बताया आपको कि in order to use data and access functions defined in the class, you need to create an objects. आप object create कर सकते हो. For example, the data members and member function of the class can be accessed using the dot operator. उस डॉट ऑपरेटर को आपको यूज करना पड़ेगा। तो डॉट ऑपरेटर मतलब बीच में लगता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। डॉट ऑपरेशन हमेशा मिडिल में लगता है, उसके लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम होता है जो आपने डिक्लेयर किया है, और उसके राइट साइड में वो फंक्शन होता है जिसको आपको उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओबीजे, यदि ओबीजे कोई ऑब्जेक्ट का नाम है, और यदि कोई मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्या है, प्रिंट एलन, तो ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे और प्रिंट एलन उस मेंबर फंक्शन का नाम है, तो आपको बीच में डॉट ऑपरेटर लगाना है। इसके लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो आपने डिक्लेयर किया है, और राइट साइड में जो फंक्शन को आपको अचीव करना है, मतलब जिसको आपको एक्सेस करना है, आप उसका नाम राइट साइड में लिखेंगे। अभी अपन एक छोटा सा इसमें ट्राई करेंगे कि अपन एक कोडिंग भी देख लें ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, राइट। चलिए, इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रही थी, ये मैं सुनना चाह रही थी कि जब भी हम किसी क्लास की बात करते हैं, तो उस क्लास की जब बात करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, उसके डेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है। और मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो कैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का इंस्टेंस हो सकता है, लेट्स सी। तो जैसे कार एक क्लास है, ठीक है, और इसके जो एट्रीब्यूट है, मतलब इसके जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार का मॉडल, कार की लोकेशन, कार का व्हील, ये तो फॉर एग्जांपल है। इसमें कार का नाम हो सकता है, कार का यदि कोई कंपनी ने कोई आईडी पर्टिकुलर करके रखा है तो वो हो सकता है ना। कोई कार का पर्टिकुलर फिक्स ड्राइवर है सपोज, मतलब देखो कार से रिलेटेड एन नंबर ऑफ वेरिएबल, कार का कलर हो सकता है ना, कार का वेट हो सकता है, फिर उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है वो, मतलब देखो बहुत सारी चीजें कार का एट्रीब्यूट हो सकता है। और जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे देखो यूज केस बनाते वक्त 99% स्टूडेंट जो है वो हमेशा मिस्टेक करते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि एट्रीब्यूट और एंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, बल्कि वो डीबीएमएस पढ़कर आते हैं। उनको ये भी पता नहीं होता है कि एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस में क्या फर्क होता है। और यदि आपको ये डिफरेंस नहीं पता है तो आप मान के चलें कि आप बिल्कुल भी, आपको यूज केस बनाने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब आएगी ही आएगी प्रॉब्लम, लेकिन आप ये मान के चलो। तो आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑपरेशन, एट्रीब्यूट और आपके ये जो है ना, सब में डिफरेंस होता है। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे इफ आई से अति इज अ क्लास, तो मेरे एट्रीब्यूट क्या है, इट कैन बी माई हाइट, इट कैन बी माई वेट, इट कैन बी माई कलर, देन इट कैन बी लेंथ ऑफ माई हेयर्स, है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है एट्रीब्यूट। बट मेरा जो ऑपरेशन है वो क्या होगा कि आई एम टीचिंग, टीच, तो टीच इज वन ऑपरेशन ऑफ माइंड, देन मेक फूड इज ऑपरेशन ऑफ माइंड। मतलब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एट्रीब्यूट इज दैट विच शोज सम प्रॉपर्टी। मेरी प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है वो एट्रीब्यूट होगा मेरा।
मेरा रोल नंबर क्या था, मेरा फैकल्टी आईडी क्या है, यहाँ पर मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट को टीच करती हूँ, ये सब कुछ मेरे एट्रीब्यूट है, बिकॉज इट डिनोट्स मी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पहचान है इससे, राइट। तो याद रखना डेफिनेशन, एट्रीब्यूट इज दैट व्हिच हैव सम प्रॉपर्टी। एंड ऑपरेशन क्या होते हैं? ऑपरेशंस आर दी फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो आपका ऑपरेशन, तो जैसे क्लास, यदि कोई कार है, कार कोई ये क्लास है, तो उसके ऑपरेशंस क्या होंगे? स्टार्ट, देन एक्सेलरेट, देन सो ऑन, ये उसके फंक्शंस होंगे। तो आपको याद रखना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एट्रीब्यूट एंड एन ऑपरेशंस। ठीक। अब यहाँ पर 3 अलग अलग तरह की कार बनी हुई है और फिर तीनों में लिखा है इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस ऑफ। कोई बता सकता है कि इसका मीनिंग क्या है? मतलब कार एक कंप्लीट क्लास है, उस कार के जितनी भी टाइप्स हैं, उसकी जितनी भी वैरायटी है, वो सारे उस कार के इंस्टेंस हैं। ठीक है। अब देखो ये चीज तो क्या है, अब जब हम आप प्रोग्रामिंग करोगे तब आपको ये वाली चीज थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर होगी। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक जो बताया? क्लियर है आपको? वैसे तो आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने सिर्फ आपको रिकैप करवाया है। और आपको मतलब कभी भी कोई डाउट आए तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इंट्रोडक्शन टू, हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ मोनिका। नो मैम, गलती से सॉरी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज OOAD? Object Oriented Analysis and Design is a software engineering approach that models a system as a group of interacting objects. आपको ये डेफिनेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अप्रोच ही है ये। आप यहाँ पर SDLC ही यूज करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है वो ऐसी लाइफ साइकिल है जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसका बनना शुरू होता है और जब तक उस सॉफ्टवेयर को हम क्लाइंट को दे नहीं देते तब तक उसकी लाइफ साइकिल चलती जाती है, और आप पढ़ चुके हो ये। तो उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अप्रोच को ये फॉलो करता है और उस अप्रोच को फॉलो करने के बाद ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसको डिटेल में और पढ़ाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज एनालिसिस? देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो आपको पता है कि दैट मतलब समथिंग विच डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स। जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, जैसे हमारी C++ लैंग्वेज है। अब एनालिसिस क्या होता है? तो अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट्स इन द प्रॉब्लम डोमेन। आप लोगों ने कभी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है क्या इस सेमेस्टर को छोड़कर? यस मैम, इससे पहले सेमेस्टर में आया था माइनर प्रोजेक्ट। तो किसी सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाया है क्या आपने? मैम सेमेस्टर में तो नहीं बनाया, लेकिन में था। अच्छा सेमेस्टर में नहीं बनाया है ना, ठीक है। तो एनालिसिस का क्या मतलब है? जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट देता है, तो क्लाइंट तो लेमैन है, वो थोड़ी ना टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट को। तो ये हमारी जो टेक्निकल पर्सन है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, या जिसको वो अप्रोच कर रहा है बनवाने के लिए, सपोज वो फ्रीलांसर हो, कोई भी हो सकता है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा उनको कि आप जो मुझे इनपुट दे रहे हैं वो कितने परसेंटेज फिट हो सकते हैं। ठीक है ना? यदि कोई कहे कि मेरा ड्राइंग हॉल छोटा रखो एंड माय बेडरूम साइज मस्ट बी वेरी लार्ज देन द ड्राइंग हॉल, तो ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हो सकता है सिविल इंजीनियर इस बात को अपोज करे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड यूटिलाइज आइदर इट शुड बी इक्वल और ड्राइंग शुड बी दिस। वैसे सिमिलर मैनर में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पर भी आप जब यूजर रिक्वायरमेंट देता है तो आपको वो रिक्वायरमेंट जो है आपको वहां पर अंडरस्टैंड करके, रिक्वायरमेंट पूरी इलिसिटेशन करके आपको बताना पड़ेगा कि वो कितनी परसेंट अप्रोप्रिएट है, और फिर फाइनली आपको उस रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एनालिसिस में वी अंडरस्टैंड, वी फाइंड एंड वी डिस्क्राइब द कंपोनेंट। मतलब प्रॉब्लम डोमेन का मतलब समझते हो ना आप? प्रॉब्लम डोमेन मतलब आप किस प्रॉब्लम पर काम करने वाले हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम डोमेन। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आपकी है उसका सॉल्यूशन आप कैसे देंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम डोमेन
एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो जो भी हमारा प्रॉब्लम डोमेन है कि स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन, यदि हमारा ये प्रॉब्लम डोमेन है तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा और डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि स्टूडेंट का कोर्स रजिस्ट्रेशन वाला केस स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कितनी चीजों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस। फिर एक बार हमारा एनालिसिस होता है तो हम वी डू डिजाइन। डिजाइन मतलब अब उसका सॉल्यूशन। हमने एनालाइज कर लिया, हमारी जो प्रॉब्लम डोमेन थी हमने उसको समझ लिया, लेकिन आप उसको अब क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड विल इवेंचुअली बी इम्प्लीमेंटेड इन कोड। देखो डिजाइन में दोनों चीज आ गई, उसके ऊपर भी और उसके नीचे, मतलब उसके पहले वाला फेज भी और उसके नीचे वाला फेज भी। पहला फेज क्या है कि जब तक एनालिसिस आप नहीं करोगे, जब तक आप डिजाइन नहीं बनाओगे, क्योंकि यदि आप डिजाइन बिना एनालिसिस के लिए बना लेते हो तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको पहले एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस के बेसिस पर आपको सॉल्यूशन देना है जो आप सॉफ्टवेयर के फॉर्म में बनाने वाले हो, उसके मतलब कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके। और इसका नेक्स्ट फेज क्या है, कोड। मतलब एक बार डिजाइन आपकी बन गई तो उस डिजाइन को बेस बनाकर आप कोड करोगे। आप कॉन्सेप्ट्स को या एनालिसिस को बेस बनाकर बिल्कुल भी कोड नहीं करोगे, आप डिजाइन को बेस बनाकर आप कोड करोगे। तो डिजाइन इज द मिडिल फेज। इसके पहले वाले फेज में एनालिसिस आता है और इसके बाद वाले फेज में क्या आता है आपका, कोडिंग। तो ओएडी एक तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है that emphasize a logical solution based on objects। ये मैंने तीनों का मिला के एक ओवरऑल डेफिनेशन लिख दी है कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच है, लेकिन इसमें हम मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे। ठीक है, अब एनालिसिस इन डिटेल, मैंने जो आपको बताया कि फाइंडिंग होता है, डिस्क्राइबिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, दैट इज एनालिसिस। तो इसको हम करते कैसे हैं, इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, डोमेन है प्रॉब्लम का, उसको पहले समझो और उसकी रिक्वायरमेंट ले लो कि वो डोमेन जो है प्रॉब्लम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देन व्हाट इज नीडेड, रिक्वायर्ड फंक्शंस एंड इन्वेस्टिगेट द डोमेन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को क्या करना है, यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करना है तो हमें वहां पर आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि हम डोमेन के किस ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्या ऑब्जेक्ट्स पे हम काम करने वाले हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम डोमेन इज द मेन थिंग जो एनालिसिस में आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम डोमेन आपके पास नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। आपका एरिया फिक्स नहीं है कि आप किस एरिया पे काम करना चाहते हो तो आप सॉल्यूशन क्या दोगे, राइट। जैसे अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं या पीएचडी का काम करते हैं, तो पीएचडी में आपके पास यदि प्रॉब्लम डोमेन नहीं है, आपके पास यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे दोगे, राइट। तो व्हाट्स ऑफ द सिस्टम, मतलब जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, देन व्हाट विल बी द फंक्शंस which will be included, मतलब जितने भी व्हाट, एकदम सिंपल स्टार्टिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं व्हाट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम किस में डालेंगे, एनालिसिस में। डू द राइट थिंग, ये इसका टैगलाइन है, डू द राइट थिंग, मतलब हमें क्या करना है, डू द राइट थिंग। पर सिमिलर मैनर में जब मैं एनालिसिस की नहीं, जब मैं डिजाइन की बात करती हूँ तो वहां पर जो टैगलाइन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, डू द थिंग राइट। डू द थिंग राइट का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोसीजर की बात कर रहे हैं हम। प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड नहीं, स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि डू द राइट थिंग एंड डू द थिंग राइट, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें एनालिसिस में क्या करना है, हमें वही काम करना है जो हम करना चाहते हैं। हम इररिलेवेंट चीजों को वहां पर बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, और जो हमने रेलेवेंट डिस्कस किया है, जो रेलेवेंस है हमारा, मतलब एनालिसिस में जो हमने रेलेवेंट थिंग को ऐड किया है, उस रेलेवेंट थिंग को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, दैट इज द डिजाइन। तो डू द राइट थिंग, और जो राइट थिंग है उसको डू द थिंग राइट, मतलब उसको आपको, मतलब एक बार आपने जो डिसाइड कर लिया उसको आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, यू यूज डिजाइन। ठीक है, तो जो डिजाइन होता है इट इज द कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन
दैट मीट्स योर रिक्वायरमेंट्स, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी जो क्लाइंट की वो मीटअप होना चाहिए आपके डिजाइन में। और डिजाइन एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मैंने कल भी बताया था कि हम जो मेन हमारा सब्जेक्ट है यूएमएल, जिसपे जो यूएमएल पर बेस्ड है, यूएमएल इज नॉट अ कोडिंग, यूएमएल बिल्कुल भी कोडिंग नहीं है। यूएमएल इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज जिसमें आप ग्राफिक्स के फॉर्म में अपनी रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हो। तो वैसे ही डिजाइन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, डिजाइन सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट डिस्क्राइब अ डेटाबेस स्कीमा एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स, हमारा सिस्टम ओवरऑल कैसा बनेगा ये दिखाता है हमारा कौन पर्टिकुलर डिजाइन। देन ऑब्वियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनालिसिस में थी, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन निकल के कहां पर आएगा हमारा, इधर सॉल्यूशन डोमेन कहाँ आएगा, डिजाइन फेज में। और जैसे वहां पर सारे व्हाट्स थे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द प्रॉब्लम डोमेन, हर चीज का सॉल्यूशन जो है हाउ, मतलब उसकी जो प्रोसीजर है, उसकी जो स्टेप्स है, वो कहां पर आएगी, डिजाइन में। द हाउस ऑफ द सिस्टम, हाउ फंक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड, how requirement be fulfilled, how solution of the problem statement will be given, how schema can be represented, how used object can be represented, how components are related to each other. सब कुछ, every answer related to how is implemented in design. तो analysis और design दो चीजें हैं। तो anybody having any doubt can ask. बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। Anyone having any doubt? Vicky, Dheeraj? The house of No, the ma'am. system क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? बिकॉज इसके सारे आंसर्स डिजाइन से रिलेटेड है इसलिए। आशुतोष सर, मैडम मेरी क्लास चल रही है। मनोज सर, हेलो। हाँ अंजलि, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो बेटा। मैम द हाउस ऑफ द सिस्टम डिजाइन में क्यों लिखा है? मतलब हाउस मतलब इट इज प्रोसीजर, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेशन, इट इज अ मेथोडोलॉजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप कोडिंग करोगे, डेवलपमेंट, वो आपका इसके नेक्स्ट फेज में आएगा कोड में। यहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हो, मतलब सिंपल सी बात है कि मुझे यहां से मेरे घर जाना है, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग हाउ। मैं बस से जा सकती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड को कॉल करके जा सकती हूँ, मैं पैदल जा सकती हूँ, आई कैन टेक अ लिफ्ट एंड आई कैन गो। दिस इज दीज सॉल्यूशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब मैं किसी का के साथ लिफ्ट लेके जब आई विल गो, मैं यहाँ से मूव कर दूंगी, मैं निकल जाऊंगी, दैट इज द कोडिंग। मतलब वो जो है आपका, वो क्या रहेगा, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, कि जो मैंने सोचा था, जितने भी मेरे हाउस थे, दैट हाउस आर इम्प्लीमेंटेड। समझ में आया अंजलि? यस मैम। ठीक है, अभी क्लियर है पक्का? मैम एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो विनायक। मैम प्लानिंग फेज और डिजाइन फेज दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो प्लानिंग फेज है, प्लानिंग फेज एनालिसिस के भी पहले आता है। मतलब आपने प्लान किया, दैट इज द वेरी फर्स्ट फेज। फिर आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया, तो वहां पर डेवलपमेंट का भी, मतलब डेवलपर का भी रोल शुरू हो जाता है वहां से, कि डेवलपर ने सारी रिक्वायरमेंट उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग गैदर कर ली। फिर प्लानिंग के बाद जब रिक्वायरमेंट भी गैदर भी हो जाती है, तो आप चेक करोगे मेरे पास 10 रिक्वायरमेंट है, वो 10 रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है उसमें से मैं किसी 5 या 6 रिक्वायरमेंट को ही चूज करूं, बाकी 4 और 5 को उसी लेवल पे खत्म कर दूं, बिकॉज दैट आर इररिलेवेंट, unnecessarily discussed or unnecessarily planned or unnecessarily given by the client। कुछ भी हो सकता है, तो मैं हो सकता है डिस्कार्ड कर दूं, हो सकता है मैं एनालिसिस करते वक्त 2-4 रिक्वायरमेंट को और ऐड कर लूं जो मुझे सफिशिएंट नहीं लगी। मतलब वो 10 से 6 भी हो सकती है, 10 से 16 भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। एनालिसिस में आपको यही तो फाइंडिंग्स और डिस्क्राइबिंग और सब कुछ करना है कि और क्या इसमें एड ऑन हो सकता है हमारा प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, हम और उसको कितना बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल एक बार एनालिसिस हो गया, फिर आपकी डिजाइनिंग शुरू होती है। एंड डिजाइनिंग मस्ट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट,
कि कोडिंग को आसान बनाने के लिए, मतलब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज ऑन पेपर हो जाए तो वो विद प्रूफ हो जाती है कि अब तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि रूल्स ऑन पेपर है। जब तक रूल्स नहीं बनते तब तक क्या होता है, सब अपनी मर्जी से चलता है। तो अपनी मर्जी से चली हुई चीज हमेशा आपको रिजल्ट जो उसका वीक रहता है। क्यों? क्योंकि वो अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। एक बार आप उसको डिजाइन कर लोगे, वो आपका एनालिसिस बहुत अच्छे से आपने कर रखा है, उसके बेसिस पे आपकी डिजाइनिंग हुई है, तो द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू एंड इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, आई थिंक अंजलि कुछ बोल रही थी। या मैम, मैम लेकिन प्लानिंग में मतलब हम लोग सिर्फ थिंकिंग करते हैं कि कैसे कैसे करना, और डिजाइन में उसी चीज को ब्लूप्रिंट में रख देते हैं, ऐसा? हाँ, मतलब आप एनालिसिस का जस्ट मीनिंग ये है कि आपको तो मैम फिर एनालिसिस भी तो प्लानिंग की तरह ही वर्क कर रहा है ना? कर रहा है ना, मैंने ये थोड़ी ना बोला। देखो, जैसे आपको कैसे बताऊं मैं कि आजकल क्या होता है ना, ये एक आप मतलब मैंने जो आपको बताया ना, ये प्योर एसडीएलसी है जो किसी भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कहाँ मतलब होनी ही चाहिए, कि हम किसी भी चीज को थॉट कर रहे हैं, वो हमारा प्लान है। ठीक है ना? अब यदि सपोज आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो हर बार थोड़ी ना आप प्लानिंग के साथ जाते हो, हर बार प्लान करके जाते हो क्या? या हर बार अपने पेरेंट्स को बता हाँ के मैम। जाते हो? कभी आप रैंडम ही चले जाते हो। तो ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एचडीएलसी हमेशा फॉलो ही होती है। द ओनली थिंग इज दैट कि एचडीएलसी को फॉलो करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, और एचडीएलसी को फॉलो नहीं करके जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो रिजल्ट आएगा, दोनों में डिफरेंस है। आपने यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिटेल में पढ़ी हो, जैसे एमटेक में भी मैंने पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसमें ये बताया गया है, मतलब उसमें हमारा चैप्टर था कि ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है एचडीएलसी। इसलिए इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए वहां पर फेजेस को मर्ज कर दिया है। जो अमन मुझसे चैट पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लानिंग और एनालिसिस तो सेम होता है, तो यस, आप तो एसडीएलसी में 4 ही फेज पढ़ते हो, एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट। एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आपको जब पहली बार एसडीएलसी पढ़ाया होगा तो आपको यही बोला होगा कि देयर आर 4 फेजेस ऑफ एसडीएलसी, एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट। पर इट डज नॉट मीन दैट कि एनालिसिस में प्लानिंग नहीं आएगा या एनालिसिस में रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्री है। एनालिसिस किस चीज की करोगे यदि रिक्वायरमेंट आई नहीं है, यदि प्लान हुआ ही नहीं है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ही नहीं, तो एनालिसिस किस चीज का करोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अंजलि? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो फेजेस कैन बी मर्ज्ड। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम कर रही है, वो एचडीएलसी को किस तरह से फॉलो कर रही है। लेकिन एकदम मतलब बेसिक आपको समझना है ना, तो उसके लिए तो यही होता है कि पहले प्लानिंग होती है, फिर रिक्वायरमेंट की गैदरिंग होती है, फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी बहुत सारे पॉइंट है यदि तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिटेल में पढ़ी है तो। फिर उसके बाद एनालिसिस होता है, फिर डिजाइन आता है, फिर कोड आता है, फिर टेस्ट आता है, और टेस्टिंग के बाद खत्म नहीं होता, उसके बाद सपोर्ट और मेंटेनेंस डिप्लॉयमेंट। भी आता है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है ना? पर हाँ, उसको आप 2-3 प्रोसेस को मर्ज करके कर रहे हो तो दैट्स ओके, वो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आपका जो एनालिसिस है वो हमेशा आपकी जब नीड कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपने जब पूरे इनपुट्स ले लिए हैं, उन इनपुट के बेसिस पर ही आप एनालिसिस करोगे। और एनालिसिस जो है क्लाइंट साइड पे भी हो सकती है, एंड इट मतलब विद क्लाइंट भी हो सकती है, एंड ओनली विद डेवलपर एंड भी हो सकती है, राइट? चलिए, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो अभी कर रहे हैं अपन, इसको अपन ने अलग कर दिया, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आपने इसको अलग कर दिया। Object-oriented analysis is the first technical activity performed as a part of object-oriented software engineering. It introduces new concept to investigate a problem. It is based in a set of basic principles which are as follows. अब आपको डिटेल में बता रहे हैं कि एनालिसिस में होता क्या है। The information domain is modeled. डोमेन मतलब एरिया है ना, हमेशा याद रखना, डोमेन वर्ड का मतलब होता है एरिया। मतलब आपको किस एरिया पे काम करना है, किस प्रॉब्लम डोमेन पे आप काम कर रहे हैं, ये आपको पहले तो पता होनी चाहिए। बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड, फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड, मतलब यहाँ पर हर चीज शुरू में डिसाइड हो जाएगी कि किस तरह का आपका सिस्टम जो है, उसमें बिहेवियर कैसा रहेगा सिस्टम का, उसमें कौन कौन से फंक्शंस रहेंगे, क्या क्या डेटा रहेंगे,
वो डेटा कैसे फ्लो करेंगे विद द फंक्शंस, हाउ इट विल बिहेव, ठीक है ना, दिस ऑल आर यू नो इंक्लूडेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब हमें पता नहीं होती है, बहुत सारी डिटेल जो है वो कवर अप नहीं होती, तो वो सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अर्ली मॉडल्स represent the essence of the problem while later one provides the implementation details। अब देखो यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट दिया है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अर्ली मॉडल्स रिप्रेजेंट मतलब, अर्ली मॉडल मतलब रिक्वायरमेंट, मतलब प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस, ये तीनों चीजें जो है एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम को समझती है कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम का डोमेन क्या है। एक बार आपकी प्रॉब्लम फाइनलाइज हो गई तो उसके बाद जो लेटर फेजेस हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। मतलब जो डिजाइन है इट इज अ पार्ट ऑफ कोडिंग, जो डिजाइन है इट इज अ पार्ट ऑफ कोडिंग, क्योंकि आप डिजाइन के बेसिस पर ही कोडिंग को करते हैं। तो क्लियर है आपको? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में यू फाइंड द थिंग्स, यू फाइंड द डिपेंडेंसीज, यू फाइंड द रेलेवेंसीज, आप हर चीज को वहां पर पता करोगे कि वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होगा कि जो भी आपने डिजाइनिंग की है, मतलब जो भी आपने ब्लूप्रिंट किया है, वो ब्लूप्रिंट किसके बेसिस पे किया है, एनालिसिस के बेसिस पे। तो एनालिसिस के बेसिस पे आप क्या करोगे, आप वेरियस मॉडल्स में उसको कन्वर्ट कर दोगे आपके सिस्टम को, चाहे वो यूज केस हो, चाहे वो सीक्वेंस हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, आप हर में उसको कन्वर्ट कर दोगे, उसको ब्लूप्रिंट पे लेके आ जाओगे। और उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पर, उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे आप क्या करोगे, उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे आप क्या करोगे, उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे आप उसको कोड करने में कन्वर्ट करोगे। आ रही है बात समझ में? An analysis model created using object-oriented analysis is transformed by the design। वही मैंने भी बोला कि जो एनालिसिस आपने किया उसको ट्रांसफॉर्म करोगे इनटू द डिजाइन, और डिजाइन में ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, with the help of graphical language like UML। And this OOAD result in a design having several different level of modularity, that is the major system components are partitioned into the subsystems। Modularity भी आपने पढ़ी है, ये भी one of the OOPS का concept है कि बड़े प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दो और फिर उसको आप कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दो। एंड डेटा देयर मैनिपुलेशन ऑपरेशन आर एनकैप्सुलेटेड इनटू एन ऑब्जेक्ट। और यही हमारा मेन बिल्डिंग ब्लॉक है कि आपको कंपोनेंट्स जो हैं, आपके जो फंक्शंस हैं, उसमें आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को यदि कम्युनिकेट करना है तो दैट कम्युनिकेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहां से हमने शुरू किया था हमारे लेक्चर को। ठीक, तो और जो आपका एनालिसिस हो गया वो प्लानिंग पे, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, और जो आपका डिजाइन हो गया वो कंप्लीट एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है आपको ये चीज? यस और नो? यस मैम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड डिजाइन इज अ पॉपुलर टेक्निकल अप्रोच फॉर एनालाइजिंग। यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं, हम डिजाइन कर सकते हैं, और हम बिजनेस एप्लीकेशन भी हो सकती है, सिस्टम एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई नॉर्मल एप्लीकेशन भी हो सकती है, कुछ भी हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। बट हमें एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ SDLC। मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट प्लस SDLC, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे इन ऑर्डर टू हैव द क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है ना? अब आपको ओवरऑल OOAD का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सिस्टम में हम मेनली करने क्या वाले हैं। टेक्निकल भाषा में समझो तो प्रॉब्लम डोमेन को समझेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डोमेन के बेसिस पर निकाल कर हम क्वालिटी प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करके कोड करेंगे। मतलब उसमें हमारा जो आउटपुट रहेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा। और ऊप्स क्या होता है ये तो आपको पता ही है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are data structures that contains data। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था कि एरे वगैरह आपने सब डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा ही है, वहां पर हम मेमोरी एलोकेशन भी पढ़ते हैं, डेटा एलोकेशन, हर चीज पढ़ते ही हैं। in the form of fields often known as attributes and the code in the form of the procedures often known as methods। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट, जैसे क्लास इज इंपॉर्टेंट, क्लास के होंगे ऑब्जेक्ट्स, और उस ऑब्जेक्ट्स के को यूज, ऑब्जेक्ट यूज किसने करेगा, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर
फंक्शंस, जो हमारे वेरिएबल्स होंगे और जो हमारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज? चलिए बाकी ओ बेसिक्स हम कल की क्लास में इसको क्लियर करेंगे। लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट।